व्लादिमीर पुतिन बोले, फिलहाल नहीं है यूक्रेन के खार्किव शहर पर कब्जे का इरादा। पिछले दिनों से लगातार इस शहर के आसपास हमले कर रहा है रूस। वहीं रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा, रूसी सेना सभी दिशाओं में बढ़ रही है आगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अनिवार्य सैन्य भर्ती से जुड़े 2 कानूनों को दी मंजूरी। अब सेना में सेवाएं देने से इनकार करने पर लगेगा भारी जुर्माना और कैदियों को भी मिलेगा सेना में काम करने का मौका। चीन में सरकार ने लिया बड़े पैमाने पर मकान खरीदने का फैसला। चीन में नहीं बिक रहे हैं बनकर तैयार हो चुके लाखों मकान। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है खतरा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। एक ओर तो उत्तरी गजा में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं, दूसरी ओर इसराइल ने गजा के रफा में भी हमले तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ना तो अपने प्रधानमंत्री की सुन रहे हैं, ना अमेरिका की और ना संयुक्त राष्ट्र की। कवर स्टोरी में देखिए किसे इन हालात का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसने समंदर में बनाए अस्थायी पोर्ट से राहत सामग्री को ट्रकों के जरिए गजा भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यहां अकाल फैलने की आशंका के खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द रफा क्रॉसिंग को फिर से खोला जाए। कुछ दिन पहले इसराइल ने इस क्रॉसिंग को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मिस्र यहां से सामान नहीं भेज रहा है। इस क्रॉसिंग के बंद होने के लिए दोनों देश एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है, जल्द ही गजा में अकाल फैल सकता है। दरअसल इस युद्ध और भुखमरी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। उनका इलाज तक ठीक से नहीं हो पा रहा। यहाँ एक ही अस्पताल काम कर रहा है, मगर वो भी बंद होने की कगार पर है। देखिए इस अस्पताल से बीबीसी संवाददाता रू अब्बास की रिपोर्ट। ये माँ भारी दिल के साथ अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची है। 2 महीने के इस बच्चे का नाम यमान है। वक्त के साथ साथ इस बच्चे का शरीर और कमजोर हो रहा है और माँ जानती है कि उसके जिगर के टुकड़े के पास वक्त ज्यादा नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में ही यमान को कुपोषण, एनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इनका छोटा सा नाजुक शरीर जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। उन्हें ऐसी जगह पैदा होने की कीमत चुकानी पड़ रही है जहां युद्ध हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ यमान की कहानी नहीं है। फहाद जैसे मरीजों के लिए भी उम्मीद की कोई किरण दिख नहीं रही। उन्हें भी कुपोषण के साथ डायबिटीज और हाइपरप्लाजिया जैसी बीमारी है। 8 साल का उनका छोटा सा शरीर बड़ी बड़ी बीमारियों का बोझ झेल रहा है। उनकी हर सांस जैसे जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। पिछले साल तक वो जिंदगी से भरपूर एक नटखट सा बच्चा था, लेकिन अब इतनी भी ताकत नहीं है कि 2 शब्द बोल सके। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं बोल भी नहीं पा रहा। मैं ठीक होना चाहता हूँ, बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहता हूँ। उनकी माँ बेचैनी से उनका इलाज करा रही है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनके बेटे का कमजोर शरीर साथ छोड़ रहा है। उन्हें आखिरकार ये स्वीकारना पड़ेगा कि उनका बेटा उनके साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। कईयों को तो इलाज पूरा होने से पहले ही घर जाने को कहा जा रहा है, ताकि बाकी मरीजों के लिए भी जगह बनाई जा सके। इस इलाके में खाने की भी कमी है। इस बच्चे को हर दिन इंसुलिन चाहिए, लेकिन हमारे पास इसकी भी कमी है। उत्तरी गजा में तो मेडिकल सप्लाई की भी कमी है। पूरे इलाके में यही एक अस्पताल है जो काम कर रहा है, लेकिन वो भी अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 30% ही। लेकिन इससे इन बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है जो जिंदा बचे रहने के लिए जूझ रहे हैं। कुछ देर पहले इस्राएली सेना ने गजा से 3 इस्राएली बंधकों के शव बरामद करने का दावा किया है। सेना का कहना है कि हमास ने इन्हें 7 अक्टूबर को हमले के दौरान मारा था और शवों को गजा ले आए थे। उधर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने रफा में सैन्य कार्रवाई की बात दोहराई है। एक वीडियो में वो इस्राएली सैनिकों के साथ गजा के ऊपर से विमान पर उड़ान भरते नजर आए। रफा में हमले को लेकर रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और उनके बीच तनातनी हो गई थी। गैलेंट का कहना है कि वो इस बात से हताश हैं कि सरकार के पास जंग के बाद गजा के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।
मगर कल नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा, הקרב ברפיח הוא קריטי. זה לא רק שארית הגדודים שלהם, זה גם צינורות החמצן שלהם אחורה, למילוט ולהספקה. והקרב הזה שאתם חלק אינטגרלי ממנו, הוא קרב שמכריע הרבה דברים במערכה הזאת. אני חוזר ואומר, אנחנו בקרב קריטי עכשיו. פעולה שלכם उधर दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मांग की है कि वो इसराइल को रफा में अभियान चलाने से रोके। इसराइल ने रफा में उसके अभियान पर लग रहे नरसंहार के आरोपों का जवाब दिया है। इसराइल ने कहा कि साउथ अफ्रीका के पास इस मामले को इस कोर्ट में लाने का कोई आधार ही नहीं है। इसराइल के वकील गिलाड नोआम ने कहा कि वहाँ त्रासद जंग तो चल रही है, मगर कोई जनसंहार नहीं हो रहा। आईसीजे आदेश तो दे सकता है, लेकिन वो इसराइल को उसे मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो आगे क्या हो सकता है, हेग से बता रही हैं बीबीसी संवाददाता एना हॉलिगन। जज इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। यह हालात को और बिगड़ने से रोकने में दखल देने की मांग करने वाली याचिका है और कोर्ट तय करेगा कि ये सुनने लायक है या नहीं। सवाल ये है कि क्या इसराइल गजा में जनसंहार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के इस आरोप को इसराइल गलत बताता है, मगर मोटे तौर पर ऐसे मामलों में 2 हफ्तों तक लग सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने मांग की है कि पहले तो रफा से इसराइली सैनिक हटाए जाएं और पूरे गजा में युद्ध विराम हो। फिर राहत कर्मियों, पत्रकारों और जांचकर्ताओं को वहां जाने दिया जाए ताकि अगर वहां जनसंहार के सबूत हों तो उन्हें जुटाया जा सके। कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे कौन कर रहा है विकलांगों को स्पेस में भेजने की कवायद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक का मुख्य एजेंडा है व्यापार और आर्थिक सहयोग। पुतिन चीन के उत्तर पूर्वी शहर हार्बिन में हैं और वो चाहते हैं कि युद्ध के बीच धीमी पड़ रही अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार कैसे दी जाए, इसलिए व्यापार का मुद्दा उनकी प्राथमिकताओं में है। साल 2023 में यूक्रेन पर हमले के बाद से जहां पश्चिमी देशों ने रूस के साथ संबंध तोड़ लिए, वहीं चीन के साथ रूस का व्यापार रिकॉर्ड $240 बिलियन तक बढ़ गया। पुतिन ने हार्बिन में चाइना रशिया ट्रेड एक्सपो और नई सैन्य तकनीकों पर रिसर्च करने वाली एक यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। पुतिन ने आज हार्बिन शहर में सोवियत संघ के सैनिकों की याद में बने स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी। यह स्मारक सोवियत संघ के उन सैनिकों का है जो 1940 के दशक में जापान से उत्तर पूर्वी चीन की आजादी की लड़ाई के दौरान मारे गए थे। इस बीच मॉस्को के शीर्ष ऊर्जा अधिकारी ने कहा है कि रूस चाहता है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 परियोजना से जुड़े समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो रूस मंगोलिया के रास्ते चीन तक नेचुरल गैस पहुंचा पाएगा। पुतिन की चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक बनाए रखने में तो मदद कर ही रहा है, साथ ही वो यूरोप के लिए खतरा भी पैदा कर रहा है। सोमवार को ताइवान में नए दौर का आगाज होने जा रहा है। राष्ट्रपति साई इंग वेन नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपने जा रही हैं। साई लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहीं और उन्होंने चीन की जबरदस्त आक्रामकता का सामना किया। ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा समझता है। शी जिनपिंग इसे चीन में मिलाना चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाए रखने में ताइवान अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेज ने राष्ट्रपति साई से उनके कार्यकाल पर बात की। यकीन करना मुश्किल है कि इस लोकप्रिय ड्रैग एक्ट को करने वाले आर्टिस्ट्स को बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के सामने प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने भी ताइपे में अपने ऑफिस में इन्हें बुलाया था। बहुत नर्म लहजे में बात करने वाली कानून की इन पूर्व प्रोफेसर ने 8 साल सत्ता में रहते हुए ताइवान को एशिया के सबसे प्रगतिशील समाज में तब्दील कर दिया है। यहाँ सेम सेक्स मैरिज कानूनी रूप से वैध है और ताइपे में एशिया का सबसे बड़ा प्राइड फेस्टिवल होता है। सोमवार को वो सत्ता से हट जाएंगी। इससे पहले हमने ताइपे में उनके घर पर उनसे मुलाकात की और पूछा कि क्यों उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। उस कानून को लाने के मामले में आप एशिया के बाकी देशों से काफी आगे थी। आपके लिए ये इतना अहम क्यों था? ये यहाँ के समाज का इम्तिहान था कि वो इन मूल्यों के साथ कहाँ तक आगे जा सकते हैं और ये काफी मुश्किल सफर रहा है। मुझे गर्व है कि हम आपसी मतभेदों से उभरने में सफल रहे। लेकिन चीन के मामले में वो बदलाव नहीं ला पाईं।
उनके 8 साल के कार्यकाल में ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता बहुत बढ़ गई। साई कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि चीन हाल फिलहाल में ताइवान पर हमला करेगा। ताइवान पर नियंत्रण हासिल करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। चीन के नेतृत्व को हिसाब किताब करना होगा कि क्या वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है या नहीं। हमें बस इतना करना होगा कि उनके लिए हालात को और मुश्किल करना होगा। 2 करोड़ 30 लाख लोगों वाले इस लोकतंत्र को आज सिर्फ 12 देश ही संप्रभु मुल्क के तौर पर मान्यता देते हैं। जब साई सत्ता में आई थी तब 22 देश ताइवान को मान्यता देते थे, मगर उनका कहना है कि चीन के दबाव को ताइवान के अस्तित्व को मिटाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चीन बेशक कहेगा कि हम उनका हिस्सा है और ये लोगों को तय करने दीजिए कि अभी ताइवान की भावना क्या है। लेकिन सबसे अहम बात है कि हम अपने दम पर खड़े हैं, लोकतांत्रिक है और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आज़ाद और लोकतांत्रिक माहौल में रह रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर गर्व है। ताइवान की सत्ता सोमवार को साई से देश के उपराष्ट्रपति रहे विलियम लाई को चली जाएगी। चीन भले ही विलियम लाई को साई से ज्यादा नापसंद करता हो, मगर ये बात साफ है कि ताइवान के लोगों के लिए रास्ता आगे भी मुश्किल रहने वाला है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में एक हफ्ते पहले आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। यहाँ करीब 300 लोगों की मौत हुई और 2000 घर तबाह हो गए। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पर इस बीच ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जिनमें गांव वालों ने दूसरों की जान बचाई। देखिए ऐसी ही एक कहानी इस रिपोर्ट में। बीते शुक्रवार की दोपहर को फलोल गांव की प्रमुख सड़क पर पानी का बहाव तेज हो गया। उस घर की छत पर थे नूर अहमद और उनका परिवार। कुछ ही मिनटों बाद वो घर ढह गया। मुझे याद है जब दीवार गिरी तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। मैं पानी के नीचे था और उम्मीद कर रहा था कि ऊपर वाला मेरी जान ले ले और मुझे सारी परेशानियों से निजात दिला दे। नूर बादाम के पेड़ से लटके रहे और अपनी जान बचा ली। उनकी 10 साल की बेटी जुलेखा पानी के बहाव में बह गई। कुछ किलोमीटर दूर अब्दुल्ला ने मुझे वो जगह दिखाई जहां उन्होंने जुलेखा को देखा, जो एक उखड़े हुए पेड़ की टहनियों में अटकी थी। उनके बेटे ने जुलेखा की जान बचाई। मेरे माँ बाप ने कहा वहाँ मत जाओ, तुम बाढ़ में बह जाओगे, पर मेरा दिल नहीं माना। मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं उसे बचा लूँगा। मैंने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और उसे अपने घर ले आया। उसके शरीर के ज़्यादातर हिस्से चोटिल थे। डरी हुई, मिट्टी से सनी हुई पर जिंदा जुलेखा अब अपने रिश्तेदारों के घर पर है। पहली बार जुलेखा के पिता उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने जुलेखा को बचाया। आपको उनसे मिलकर कैसा लगा जिन्होंने आपकी बेटी की जान बचाई? फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी दुनिया भी इन्हें दे दूं तो वो भी उसके सामने कम होगा जो इन्होंने मेरे लिए किया। गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों की जान बचाने के लिए गांव वालों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। पूर्व पैरालंपियन जॉन मैकफॉल पिछले 1 साल से स्पेस में जाने की कवायद में लगे हैं। वो दुनिया के पहले ऐसे शोध में हिस्सा ले रहे हैं जिससे ये पता लग सकेगा कि क्या विकलांग भी अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं। और कैसी चल रही है जॉन की ट्रेनिंग, ये देखने के लिए बीबीसी संवाददाता रेबेका मॉडल पहुंची यूरोपीय स्पेस एजेंसी। No questions. ये एक ट्रेनी अंतरिक्ष यात्री के लिए अहम परीक्षा है। उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जो कमजोर दिल के हैं। 3. जॉन मैकफॉल एक विशाल सेंट्रीफ्यूज के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। ये प्रक्रिया उस गुरुत्वाकर्षण बल की नकल करती है जो जॉन को धरती छोड़ते वक्त रॉकेट में महसूस होगा, या फिर तब जब वो अंतरिक्ष से लौटेंगे।
अगर हम धरती पर एक जी फोर्स का अनुभव करते हैं तो लॉन्च के समय ये दबाव संभवतः 3 गुना बढ़ जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की 3 गुना ज्यादा ताकत। और अंतिम चरण में जब आप रॉकेट से वापस आने की कोशिश करते हैं तब आपको जो दबाव महसूस होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 6 गुना होता है। जॉन एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये औरों से अलग है। बचपन में इन्होंने एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपने दाहिने पैर के निचले हिस्से को खो दिया था। अब जॉन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जर्मनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये पहली बार था जब सेंट्रीफ्यूज में कोई विकलांग शख्स हो। फिलहाल के सेटअप में जॉन को अपनी पीठ के बल लेटना था, जिसका इनके खून के प्रवाह पर असर पड़ना था। ये भी देखना था कि इसका उनके पैरों पर कैसा असर होता है, लेकिन सब ठीक से हो गया। If you wave, this is you as for a scene from the camera of the rover. मून मिशन कैसा होगा, जॉन इसका यहाँ अनुभव कर रहे हैं। इस अध्ययन से पता चलेगा कि किसी विकलांग शख्स के लिए स्पेस में जाने के लिए क्या चीजें सही रहेंगी। So you see, of course, the gravity plays a big role here. It takes a long time to come back. ये पहली बार है कि जब किसी स्पेस एजेंसी ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो। This is where you were just before. मुझे लगता है कि दूसरी स्पेस एजेंसियां हैरान थीं, कई अब भी हैं, ये जानकर कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सच में जॉन को स्पेस में जाते हुए देखना चाहता हूँ। This is a mock-up part of the international. जॉन इस प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा पूरा कर चुके हैं और अब तक सब अच्छा रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप स्पेस में जाएंगे, इसके बावजूद आप ये करना चाहते हैं। Get close to something that's more akin to. जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो मुश्किल है और आप उसे करना चाहते हैं तो आप रोमांचित हो जाते हैं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ ये करने के लिए। Hugely excited. लेकिन उन्हें काफी उम्मीदें हैं और वो इस धारणा को बदलना चाहते हैं कि कौन से लोग अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं और कौन से नहीं।